हेलो, राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, सर्दी का टाइम है और सर्दी जुकाम होना नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आज की जो स्टोरी है वह एक बहुत ही खास रिचुअल से जुड़ी हुई है। वह रिचुअल हमारे देश के अंदर ही होती है। अब देखो, ये तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत ही अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग शहरों में मनाए जाने वाले ये त्योहार एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। उन्हीं में से हिमाचल में मनाया जाने वाला एक खास तरह का त्योहार भी है, जिसे हम रौलाने भी कहते हैं। कई दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस त्योहार का असली मकसद सर्दियों से अपनी रक्षा करने वाली परियों को बुलाना है। उस इलाके में सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऐसे समय में माना जाता है कि परियां पहाड़ों से नीचे उतरकर गांव की रक्षा करती हैं। इन परियों के सम्मान में ही हर साल बहुत उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि इसमें दो आदमी अपने अपने चेहरे पूरी तरह से ढककर दूल्हा दुल्हन बनते हैं। इसमें जो आदमी दूल्हा बनता है उसे रौला और जो दुल्हन बनता है उसे रौलेन बोलते हैं। इन दोनों के ही चेहरे पूरी तरह से ढके रहते हैं, जिससे इन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। लेकिन इसके पीछे का कारण बेहद अजीब है, जो कि आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। और मुझे ये स्टोरी बताई है उस त्योहार को देखकर आने वाले एक लड़के ने, और जब उसने अपनी आपबीती मुझे बताई तो वाकई में मेरे तो बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए कि यह जो रिचुअल है वह वाकई में अफवाह नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ छिपी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को उस इंसान के पर्सपेक्टिव से ही सुनिए जिसने मुझे यह स्टोरी बताई है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरा दोस्त प्रकाश हिमाचल के कन्नौर ज़िले में रहता है और यहीं पर यह त्योहार मनाया जाता है। उसने मुझे इसके बारे में इतना बताया कि मेरी भी इच्छा हुई यहाँ जाने की और मैंने इस बारे में अपने घर पर बात की। दोस्तों, मैं अपने माता पिता का की एक ही संतान हूँ। मेरे अलावा उनका कोई दूसरा बेटा या बेटी नहीं है, इसलिए वह मुझे लेकर काफ़ी चिंता करते हैं। इसलिए वह ज़्यादा मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देते। लेकिन मैंने इस त्योहार के बारे में इतना ज़्यादा सुन लिया था कि मेरी अब जाने की इच्छा हो रही थी। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो चुका था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके गुड़गांव की एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था और फिलहाल वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से काम कर रहा था। प्रकाश भी मेरे ही साथ उस कंपनी में काम करता था, लेकिन वो गुड़गांव में रहकर ही काम कर रहा था और अब वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था। तो मेरी भी जाने की इच्छा हुई और इसलिए मैंने अपने घर पर किसी तरह से सबको मनाया। दोस्तों, वैसे मेरी माँ की चिंता जायज़ भी थी, क्योंकि पता नहीं मेरी किस्मत कैसी थी कि मेरे साथ कभी कभार छोटे मोटे हादसे हो जाया करते थे। जब मैं छोटा था तब मेरी 2 बार टांग टूट चुकी थी और कभी कभार मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे ही मेरे साथ हादसे कम हो रहे थे। मैं बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा था, तब से ही मेरे साथ यह सब कम हो गया था और इसलिए अब घर वाले मुझे ज़्यादा रोकते टोकते भी नहीं थे। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयारी करने लगा। जाने से एक रात पहले जब मैं पैकिंग कर रहा था तो फिर रात में मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि मेरे सामने मेरे चाचा पवन और चाची अर्चना थे। वे लोग कमरे में आए और तभी मेरे चाचा बोले, जाने की सारी तैयारियां हो गई? मैंने कहा, हाँ, लगभग सारा ज़रूरी सामान मैंने रख लिया है। वहाँ पर ठंड है, इसलिए मैंने गर्म कपड़े भी रख लिए हैं। बोलते बोलते जब मैंने चाचा के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उनके चेहरे पर चिंता थी। ये देखकर मैंने कहा, अरे चाचा, चिंता क्यों करते हो? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इतने समय से हॉस्टल में अकेला ही तो रह रहा था और बाहर काम भी कर रहा था। देखा तब कुछ हुआ, बल्कि घर पर रहता हूं तभी ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। ये सुनकर चाची बोली, ये सब सिर्फ बोलने की बात है बेटा। वह गांव का इलाका है
और मैंने सुना है कि हिमाचल के गांव में पता नहीं किस किस तरह के टोने टोटके होते हैं, और यह एक तरह का पारंपरिक त्योहार ही तो है। पता नहीं वहां पर क्या क्या हो। मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है, तू मत जा। तुझे तो पता ही है कि जैसे मैंने अपने बेटों को पाला है वैसे ही तुझे भी पाला है। यह सुनकर चाचा जी बोले, हम आज इसे रोक लेंगे, लेकिन बाद में थोड़ी ना रोक पाएंगे, और बाद में तो इसे अपनी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले ही काटनी है, तब यह कैसे रहेगा। इसलिए हमें इसे इसकी आदत लगवा देनी चाहिए। बेटा तू आराम से जा और मजे कर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ वहां पर कोई भी हादसा या भूत प्रेत वगैरह तुझे पकड़ ले। इसलिए मैंने तेरे लिए एक ताबीज बनवाया है। तू मना मत करना, तुझे वह ताबीज पहनना ही पड़ेगा। हम तेरी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। मेरे चाचा जो भी कर रहे थे मेरी भलाई के लिए ही तो कर रहे थे। हालांकि मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर यह करने से इनको तसल्ली मिलती है तो यह करने में क्या बुराई है। इसलिए मैंने उनसे वह ताबीज ले लिया और पहन लिया। यह देखकर वह निश्चिंत हो गए, और फिर उसके बाद वह लोग मेरे कमरे से चले गए और मैं भी अपना बचा खुचा सामान पैक करके सो गया। इन्हीं सब के दौरान देर रात मेरी अचानक से नींद खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा था। वह जो कोई भी था उसने मेरे पैर एकदम कसकर पकड़ लिए थे, और इसकी वजह से मैं अपने पैर हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे याद है मैंने सोते समय अपने कमरे का दरवाज़ा लगाया था, और मेरे कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन था जिसने इतनी रात में मेरे पर ऐसे पकड़ रखे हैं। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह जो कोई भी था उसने मेरे पैर पर किसी नुकीली चीज से हमला किया था। इससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ और मैं चीख पड़ा। मेरे चीखते ही वह जो कोई भी था उसने मेरे पैर छोड़ दिए, और अब मैं अपने अंधेरे कमरे में घबराते हुए तेज तेज सांस ले रहा था। मैं अंधेरे में इधर उधर देखने लगा था कि आखिर जिसने मेरे पैर पकड़ रखे थे वह कहाँ हो सकता है। उस समय मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। कुछ देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर मेरे माता पिता ने दस्तक दी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला, और फिर मेरे पापा ने कमरे की लाइट चलाई और पूछा, तू इतनी रात में ऐसे चीख क्यों रहा था? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ देखा और ढूंढने की कोशिश करने लगा कि आखिर वह शख्स जिसने मेरे पैर पकड़े थे वह कहाँ था, लेकिन मुझे मेरे कमरे में सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैंने अपने उस पैर की ओर देखा जिस पर उस शख्स ने नुकीली चीज से वार किया था, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक था, उसके ऊपर तो कोई खरोच तक नहीं थी। मैं यह सब देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। लेकिन ठीक इसी दौरान मेरे पापा की आवाज दोबारा मेरे कानों में पड़ी, अरे क्या सोच रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? तू चीख क्यों रहा था? सब ठीक तो है? दोस्तों, अगर मैंने अपने पापा को यह बात बताई होती तो फिर वह लोग मुझे कल जाने नहीं देते। इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया कि मैंने सपना देखा था, इसलिए थोड़ा डर गया, लेकिन अब सब ठीक है। इसके बाद मेरे घर वाले अपने अपने कमरे में चले गए और मैं भी दरवाज़ा लगाकर अपने कमरे में बैठ गया। लेकिन अब मुझे लाइट बंद करने से थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने लाइट जलाकर ही सोने की कोशिश की, और जैसे तैसे मैंने उस रात अपनी नींद पूरी की। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ हिमाचल जाने के लिए निकल पड़ा। सच में वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा था। वहाँ का वातावरण इतना साफ था और हवा इतनी साफ थी जितनी तो हमारे शहर में देखने को भी नहीं मिलती। मुझे वहाँ पर रहकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेरे साथ बहुत अजीब हो रही थी, और वो ये कि मुझे अब रोज़ ही बहुत डरावने सपने आ रहे थे। मैं डर कर अगर उठकर दोबारा सोता तब भी मुझे डरावने सपने ही आते। लेकिन मैं इन सब को नज़रअंदाज कर यहाँ का आनंद ले रहा था। गांव में अभी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, जो कि जाहिर है कि इस त्योहार की वजह से थी। वातावरण में हल्की हल्की ठंड आ चुकी थी, जो कि इस त्योहार के आने का संकेत थी। इन्हीं सब के दौरान बातों ही बातों में मैंने प्रकाश की दादी से इस त्योहार को मनाए जाने का कारण पूछा। तब उसकी दादी बोली, बेटा
ये सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी आस्था इसके साथ जुड़ी है। यहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और ठंड में यहाँ पर सबकी रक्षा करने के लिए परियां पहाड़ से नीचे उतरकर हमारे पूरे गांव की रक्षा करती है। हम उनके सम्मान में ही यह त्योहार मनाते हैं। इस दौरान जो रौलाने बनते हैं, उनका मकसद हमारी और उन परियों की दुनिया में एक तरह का ब्रिज बनाने का होता है। उन परियों को सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए ही यह किया जाता है और इसके बाद वह परियां यहाँ मौजूद सभी लोगों की रक्षा करती हैं, फिर चाहे वह मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यह सुनकर मैंने कहा, इस साल मैं भी यहाँ पर हूँ और मैं भी इस त्योहार में अच्छे से भाग लूँगा, तो क्या परियां मेरी भी रक्षा करेंगी? दादी बोली, बिल्कुल बेटा, परियां यहाँ मौजूद सभी लोगों की हर तरह की मुसीबत से रक्षा करेंगी, बस तुम्हें उन पर भरोसा करना पड़ेगा। हम पूरे भरोसे के साथ ही तो यह त्योहार मनाते हैं, तभी वह हमारी रक्षा करती हैं। मैं इस बात में बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन मैं इस बात का बहुत अच्छे से सम्मान करता हूँ कि सामने वाले को मेरी कहीं किसी बात का बुरा न लगे। अब यह उनकी इच्छा है कि वह किस पर मानते हैं और किस पर नहीं। मुझे वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन का तरीका काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं सब में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा था। इस तैयारी में मैंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुझे यह सब देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने भी अपने दोस्त प्रकाश से कहा कि मुझे भी इसमें रौला या रौलेन बनना है। तब मैंने अपने दोस्त को मनाया कि मैं और वह भी इसमें भाग लेते हैं। हम दोनों एकदम दंपत्ति की तरह इसमें भाग लेने वाले थे। जिस वजह से उसने शुरू में तो हंसी मजाक की, मेरे इरादे तो सही है ना, लेकिन फिर वह भी इसके लिए मान गया। हम दोनों को ही महिलाओं ने बहुत अच्छे से तैयार किया। मैं इस दौरान रोला बना था, यानी कि दूल्हा। हम दोनों ने इसी तरह से इसमें भाग लिया। वहाँ बहुत नाचना गाना हुआ। हल्की हल्की ठंडी पड़ना शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमने ऊनी कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से हमें ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, इस दौरान मुझे अपने आसपास एक अलग तरह की ऊर्जा का आभास हुआ। मुझे इस दौरान उस ऊर्जा से डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी आसपास महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को यह महसूस हो रहा था कि नहीं, लेकिन मुझे हो रहा था। मैंने आसपास देखा भी, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, उस वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा होगा, लेकिन शायद यह बात नहीं थी। इस गांव की रक्षा करने वाली परियां शायद सच में आ चुकी थी। हमने इसी तरह से यह पूरा त्योहार मनाया और इसके बाद मेरा दोस्त हिमाचल की खूबसूरत वादियां मुझे घुमाने के लिए ले गया। इस दौरान बातों ही बातों में वह बोला, वैसे ये अच्छा हुआ कि तू इस बार इस त्योहार में यहाँ पर आया। तूने बहुत अच्छे से यह त्योहार मनाया है। अब मुझे लगता है कि वह परियां तुझसे ज़रूर खुश होगी और तेरी रक्षा करेंगी। वैसे भी तेरे साथ बहुत अजीब अजीब से हादसे हो जाते हैं। वैसे तुझे यह सब अजीब नहीं लगता कि तेरे कजिन के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तेरे साथ ही ऐसा ज़्यादा क्यों होता है? मैंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हम सभी अलग अलग होते हैं और किसकी किस्मत में क्या लिखा है हम कह नहीं सकते। शायद मेरी ही किस्मत में यह हादसे लिखे हैं, इस वजह से यह सब होता रहता है। लेकिन अगर सब सही रहा तो हो सकता है बहुत जल्दी ही यह सब बंद हो जाए। और सच कहूँ तो मैं भी इन सब से उब चुका हूँ। कभी मेरे घर का पंखा मेरे ऊपर गिरने लगता है, कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता हूँ। और ज़्यादा दूर क्या जाना, यहाँ आने से पहले रात में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पैर पकड़ रहा था, और मुझे नहीं लगता कि वह मेरा सपना था, मुझे सच में ऐसा लगा था। और उसने मेरा जो पैर पकड़ा था ना, उस पैर में दर्द भी रहने लगा है। यहाँ से जाने के बाद मैं डॉक्टर को यह ज़रूर दिखाऊंगा। यह सुनकर प्रकाश बोला, देख बुरा मत मानना, लेकिन हर बार अपनों के भेष में हमेशा अपने हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पीठ पर वार करते हैं और यह अक्सर हमारे अपने होते हैं। याद रखना, इन सब की वजह से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है तो वह तेरे चाचा हैं,
क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता है तो फिर सब कुछ उनका होगा। यह सुनकर मैंने कहा, क्या बताऊं यार, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी होता है वह सिर्फ हादसे हैं। किसी ने मेरे खाने में जहर नहीं दिया, अब पंखा मेरे ऊपर अपने आप गिर गया तो इसमें उनका हाथ कैसे हो गया, यह मुझे समझ नहीं आता। यह सुनकर प्रकाश बोला, यार तू सच में बहुत ही ज्यादा भोला है। काले जादू नाम की भी चीज होती है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि वह लोग तेरे ऊपर काला जादू करते हैं, इस वजह से यह सब हो रहा है। यह सुनकर मैंने कहा, क्या यार तुझे भी बहुत अच्छे से पता है यह बात कि मैं इन सब में बिल्कुल नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहता। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक हम जिस गाड़ी में थे वह गाड़ी खाई के पास जाने लगी और डर के मारे हमारी हालत खराब हो गई। हमने गाड़ी पर संतुलन पाने की काफी कोशिश की, लेकिन पता नहीं गाड़ी पर हमारा कंट्रोल खत्म सा हो गया था। लेकिन फिर अगले ही पल खाई के एकदम पास आकर हमारी गाड़ी रुक गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी गाड़ी रोक दी थी। हम दोनों घबराते हुए कभी खाई को देखते तो कभी एक दूसरे की ओर, और फिर हम बिना कुछ बोले वापस घर की ओर बढ़ गए। कुछ आगे चलकर प्रकाश बोला, देख, मुझे पता है कि तू इन सब में नहीं मानता, लेकिन अभी जो हुआ वो सामान्य नहीं था। हम एकदम कोने में जा रहे थे, फिर कैसे खाई की तरफ खींचने लगे। देख, मैं तेरी सुरक्षा चाहता हूं। तूने इस बार हमारे यहाँ का यह त्योहार बहुत अच्छे से मनाया है। भले ही तू इन सब बातों में नहीं मानता, लेकिन तूने यहाँ के रीति रिवाज का बहुत अच्छे से पालन किया है, जितने अच्छे से शायद मैंने भी नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि परियां तुझसे बहुत खुश होंगी। तो बस मैं तुझसे यही चाहता हूं कि तू उन परियों से सच्चे मन से यह प्रार्थना करे कि तेरे ऊपर अगर किसी बुरी शक्ति का साया है या अगर कोई तेरा बुरा चाहता है तो वह तेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ दे। देख, अगर इसमें तेरा भला नहीं है तो बुरा भी नहीं होगा। मेरा दोस्त प्रकाश मुझे बिल्कुल भाई की तरह मानता था, और वह जो यह बोल रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही तो बोल रहा है। वैसे तो मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे इस तरह से बोलने से उसे यह लगता है कि मेरे साथ जो हादसे होते हैं वह बंद हो जाएंगे, तो फिर ये बोलने में हर्ज ही क्या था। इसलिए उसने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया, और यहां से मेरी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया। कुछ दिन यहां पर छुट्टी बिताकर मैं वापस घर आ गया। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बता दूं, तो पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ था कि मुझे जो बुरे सपने आ रहे थे अब तक वह सब बंद हो चुके थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं सच में परियां मेरी रक्षा तो नहीं कर रही, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि यह सब अपने आप हुआ है, और अगर यह परियों ने किया भी है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस जब अपने घर आया तो पहले की ही तरह काफी खुश था, और मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। मुझे इस तरह से देखकर जहां मेरे मम्मी पापा नॉर्मल थे, वहीं मैंने मेरे चाचा चाची के चेहरे पर एक तरह का तनाव नोटिस किया। मैंने उनसे मजाक मजाक में पूछा, क्या बात है चाचा जी, भतीजा सही सलामत आ गया इसकी, आपको उम्मीद नहीं थी क्या? यह सुनकर चाचा जी बोले, अरे बेटा, ऐसा नहीं है, तू तो सही सलामत रहना ही था। हमने तुझे ताबीज जो बांधा था, बस हमारा थोड़ा काम कहीं अटका हुआ था, तो कब पूरा होगा उसकी चिंता थी। इसके बाद मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही अपने काम में लगा रहा। इन्हीं सब की एक रात मेरी देर रात नींद अचानक से खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे झकझोर कर उठाया हो। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस समय ठंड का समय था, तो मुझे बाथरूम भी आने लगा था, इसलिए मैंने अपनी रजाई छोड़ी और बाथरूम की ओर बढ़ गया। मेरे घर में जिस तरफ बाथरूम बना हुआ है उसके पास एक जाली की खिड़की है, और उस खिड़की से बाहर मेन गेट का पूरा सीन दिखता है। मैं बाथरूम गया, और जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो सडनली मेरी नज़र उस जाली की खिड़की पर पड़ी। घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट थी उसके ठीक नीचे ही एक काला सा साया खड़ा था, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि वह साया मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में ये कौन बाहर खड़ा था। मैं उसे हैरानी से देख ही रहा था कि अगले ही पल वह साया वहां से गायब हो गया।
ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो साया मेरे सामने हवा में गायब हो गया था। इसका मतलब वह कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। मैं इससे इतना ज्यादा घबरा चुका था कि एकदम से अपने कमरे की ओर भागा। मैंने बाथरूम के बाहर की लाइट भी बंद नहीं की थी, क्योंकि अभी जो मैंने देखा था वो देखने के बाद मैं जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। मैं दौड़कर अपने कमरे में आया और दरवाजा लगाकर अपनी रजाई में मुंह दबाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। रजाई में आकर मुझे एक सुकून मिल रहा था। हम सभी के मन में जो एक चीज रहती है ना, कि रजाई के अंदर घुस जाओ तो भूत हमारे पास नहीं आ सकता, यही मेरे साथ हो रहा था। मैं अपनी रजाई में ऐसे ही मुंह डालकर लेटा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे बिस्तर के पास ही चलहकदमी कर रहा हो। हालांकि मुझे कोई जूते की आवाज तो नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ जो अभी बाथरूम के बाहर कांड हुआ था, उसकी वजह से तो मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। उसी वजह से मेरा एक मन कह रहा था कि शायद मेरे बिस्तर के पास कोई नहीं है, ये मेरे मन का वहम है। मैंने मेरे कमरे की लाइट भी बंद नहीं की थी, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर जो लग रहा था, और डर के मारे मेरी तो रिझाई से बाहर मुंह निकालकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। मैं जल्दी से सुबह होने का इंतजार करने लगा, लेकिन समय तो जैसे उसी जगह पर रुक सा गया था। अगले ही पल वह हुआ जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरी रजाई में नीचे के हिस्से से आ रहा हो। मुझे उस तरफ से हवा रजाई के अंदर आती महसूस हो रही थी, और मुझे वहां से बाहर से आती रोशनी भी नजर आ रही थी। डर के मारे मैं पसीना पसीना हो चुका था। मुझे दोबारा बाथरूम भी आने लगा था, और फिर अगले ही पल मैंने देखा कि एक काला साया मेरे ऊपर आने लगा था। वो सब इतना ज्यादा भयानक था कि मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया, और सुबह मेरी आंख मेरी मां के दरवाजा खटखटाने से हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने रात में देखा वह सच था या सपना, और यही सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला और मैंने पाया कि मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, और यहां तक कि मेरे आसपास भी सब सामान्य ही लग रहा था। मुझे लगा कि मैंने जरूर सपना ही देखा होगा, और यही सोचकर मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी को इस बारे में बताया। जब मैं सुबह बैठकर नाश्ता कर रहा था, तब मेरी मां बोली, रात में बाथरूम जाने के बाद लाइट किसने खुली छोड़ी थी? पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है। ये सुनकर तो मेरे हाथ खाना खाते खाते वहीं रुक गए, क्योंकि रात में मैंने वह भयानक साया देखा था। उसी की वजह से मैंने लाइट बंद नहीं की थी, और अगर ये सब सपना था तो ये कैसे हो सकता है? मैं यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक ठंडी और रूखी आवाज आई, तुम्हारा समय आ चुका है। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और यहां वहां देखने लगा, लेकिन मुझे अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं यहां वहां देख रहा था कि तभी मेरी चाची बोली, अरे रवि बेटा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या वो लाइट तूने जलाई थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वहीं मेरी मां मुझे लाइट जलाने को लेकर बातें सुनाने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इन्हीं सब के बारे में सोच ही रहा था कि पता नहीं अचानक से मुझे उल्टी आने लगी, और फिर अगले ही मैंने वहीं पर उल्टी कर दी। मेरा सिर एकदम भारी हो चुका था, मुझे धुंधला धुंधला नजर आने लगा था, और इसी दौरान मेरी मां एकदम से चीखी। और इन्हीं सब के दौरान मैंने नोटिस किया कि मुझे सामान्य उल्टी नहीं बल्कि खून की उल्टी हुई थी। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा चुका था। मेरे आसपास मौजूद मेरे घर वाले चीख चिल्ला रहे थे। मेरे पेट में और सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था, और इसी के साथ ही वही ठंडी और रूखी आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी, तुम्हारा समय आ चुका है। इसी के साथ ही मैंने पाया कि मेरे ठीक सामने ही हवा में एक काला सा साया उभर रहा था। मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, उस वजह से वो साया मुझे पूरी तरह से तो नजर नहीं आया, लेकिन ये शायद वही रात वाला साया था। और अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और कहा,
इनके सारे टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि इन्हें खून की उल्टी हुई थी, तो इसलिए हम इन्हें 24 घंटे हमारी निगरानी में रखेंगे और अगर सब सही रहा तो कल हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद मैं एक दिन तक अस्पताल में रहा और फिर मैं घर वापस आ गया। पता नहीं वह सब मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन अब सब बिल्कुल ठीक था। यहां तक कि मुझे घर आए 2-4 दिन हो चुके थे और अब मुझे ना ही वो डरावना साया नजर आ रहा था और ना ही उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वह सब मेरा वहम नहीं था, लेकिन अब ये सब सामान्य कैसे हो गया ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं सब के दौरान एक रोज रात के समय जब मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था तो मैं बात करते करते छत की तरफ आने लगा। इन्हीं सब के दौरान मुझे मेरे चाचा की आवाज आई, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये सब मैं जानबूझकर कर रहा हूं। अरे इतना सब तो कर लिया, लेकिन ये मरे तब ना। फिर चाची बोली, तुमने जरूर किसी ढोंगी को पैसा दिया है, वरना उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? बस खून की उल्टी हुई और बेहोश हुआ, फिर तो ठीक होकर घर आ गया। और हिमाचल जाने के समय भी तुमने टोटका किया हुआ ताबीज उसे दिया। तुमने कहा था कि वहां से वो जिंदा नहीं आएगा, लेकिन वो तो एकदम सही सलामत है। देखो, तुम या तो कुछ करो या फिर मैं ही इसे धीमा जहर दे देती हूं। चाचा जी बोले, हाँ, जैसे कि धीमे जहर से पिछली बार कोई फायदा हुआ था। सिर्फ 1 महीने तक बीमार रहा था ये, लेकिन फिर ठीक हो गया ना। देखो, तुम चिंता मत करो, अब की बार मेरे पास एक फूल प्रूफ प्लान है। बाबा ने मुझे कहा था कि अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर उसे किसी ब्रह्मक्ष के साथ बांध देंगे, और ब्रह्माक्ष तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा धक्का लगा था, और अब इससे पहले कि इन लोगों को पता चले कि मैंने सब सुन लिया है, मैं वहां से उल्टे पांव आ गया। भगवान की कृपा से मैं अब तक बच गया था, लेकिन अब जो ये आगे करने वाले थे उससे तो मेरा बचना नामुमकिन था। मुझे इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी जान के लाले पड़े थे, इसलिए यहां से निकलना ही मैंने सही समझा। और फिर अगले दिन मैंने घर पर सबसे कहा कि मुझे अब ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। नौकरी का सवाल था, इसलिए घर वाले कुछ ना बोले। और फिर अगले ही दिन मैं जल्दी से गुड़गांव के लिए निकल पड़ा, और अब मैं दोबारा से प्रकाश के रूम में ही रहने लगा। और मैंने यहाँ आकर प्रकाश को सारी बात बताई। तब ये सुनकर वह बोला, तू यहाँ आ गया अच्छी बात है, लेकिन मुसीबत से भाग मत, बल्कि उनका कुछ कर, क्योंकि जो लोग तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं वो तेरे माँ बाप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तक उन लोगों ने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था, इसलिए मैं इस तरफ से तो निश्चिंत था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैंने कुछ दिनों में अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया, क्योंकि मैं प्रकाश पर बोझ नहीं डालना चाहता था। और मैं इसी तरह से अपने दिन काट रहा था कि एक दिन मुझे मेरे पिता का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और शायद अब वे ज्यादा दिन तक जिंदा ना रह पाए। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और फौरन घर की तरफ भागा। घर आकर मैंने पाया कि मेरी माँ इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि मुश्किल से ही बिस्तर से उठ पाती थी, और 1 महीने के अंदर किसी की हालत इतनी ज्यादा खराब होना सामान्य तो नहीं था। ये सब देखकर मुझे मेरे चाचा चाची पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और आज मेरा गुस्सा उनके ऊपर भी फूट पड़ा था। मैं उन दोनों से लड़ पड़ा और उनके ऊपर सारे इल्जाम लगा दिए। वे दोनों रोने धोने का नाटक करने लगे, जिसकी वजह से मेरे पिता ने मुझे डांटा और कहा कि मैं उनसे माफी मांगूं। मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया और अपनी माँ के पास बैठ गया। मैं अपनी माँ का खाना पीना और सब कुछ खुद ही देख रहा था, लेकिन मेरे काम का नुकसान हो रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ रहकर मेरी माँ ठीक नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने अपने पिता से साफ साफ कहा कि मैं माँ को अपने साथ गुड़गांव लेकर जाना चाहता हूँ और वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। यहाँ के हर डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया था, इसलिए मेरे पिता ने मेरी माँ के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरा मन इसके लिए नहीं माना।
इसलिए मैं सबके मना करने के बावजूद माँ को गुड़गांव लेकर आ गया। यहाँ मैंने माँ के लिए एक नर्स और काम वाली रख दी, जिससे उनकी सेवा अच्छे से हो सके, और शाम को आकर मैं उनका ख्याल रख ही रहा था। दोस्तों, मुझे सच में नहीं पता कि ये चमत्कार ही था कि कुछ और, कि मेरी माँ 2-3 महीने में ही पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। मेरी सेवा से खुश होकर मेरी माँ हर आने जाने से बोलती कि भले ही मेरा बेटा पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन देखो कैसे मुझे मौत के मुंह में से बचा लाया। जब माँ पूरी तरह से ठीक हो गई तो पापा ने उन्हें घर आने को कहा। मैं उन्हें भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहता था, क्योंकि बुढ़ापे में किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा अपने साथी की जरूरत होती है। मैं जब माँ को लेकर घर पहुंचा तो पाया कि मेरे पिता काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, और अब तो वो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़े लगने लगे थे। उस समय मुझे समझ आ चुका था कि मेरे चाचा चाची किसी कैंसर से कम नहीं, जो हमारे परिवार को खोखला करना चाहते थे। लेकिन सब कुछ जानते हुए मैं अपने माता पिता को ऐसे थोड़ी छोड़ सकता था, इसलिए मैंने अपने माता पिता को अपनी कसम दी और जबरन अपने साथ ले गया। शुरू में तो उन्हें काफी गुस्सा आया, लेकिन वो मेरी कसम नहीं तोड़ सकते थे, इसीलिए मेरे साथ आ गए। यहाँ प्रदूषण काफी था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि ये साल यहाँ काटकर किसी दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। मेरे माता पिता यहाँ आकर अच्छे से रहने लगे थे। मुझे भी माँ के हाथ का खाना अब रोज खाने को मिल रहा था कि एक रोज पापा को चाचा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा काफी बीमार है और दवाइयां भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही, इसलिए वो यहाँ आकर उसका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो मेरे घर पर आएं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो यहाँ आकर भी कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। लेकिन यहाँ सवाल मेरे छोटे भाई की जान का था। अब मैं उनके माँ बाप के किए की सजा उन्हें तो नहीं दे सकता था, इसलिए आने ही दिया। चाचा चाची अपने बच्चों के साथ घर आए और यहाँ आकर चाची हर काम में मेरी माँ की मदद करने लगी। मैंने देखा कि सच में उनका छोटा बेटा बीमार था, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि यह लोग उसे यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने की वजह घर पर ही रह रहे थे, और ऐसे ही उसकी हालत ठीक भी होती जा रही थी। मुझे यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था, इसीलिए इन सब के 2-4 दिन बाद मैंने एक शाम को खाना खाते समय इन लोगों से पूछ लिया कि आखिर यह लोग कब जाने वाले हैं। यह सुनकर अब जैसा मुझे लगा था ठीक वैसा ही हुआ। चाची रोने का नाटक करने लगी और बोली, हमने तुम्हें हमेशा ही प्यार किया और तुम हो कि हमें गैर समझते हो। अगर तुम्हें हमारा यहाँ रहना इतना ही बुरा लगता है तो हम लोग अपने रहने का इंतजाम किसी होटल में कर लेते हैं। पता नहीं हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है वह इतनी इमोशनल फूल कैसे हैं कि उनके इस डायलॉग पर मेरे पिताजी पिघल गए और बोले, अरे ये तुम क्या बोल रही हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, और अगर मुसीबत में हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कैसी रिश्तेदारी। इसके बाद तो पापा ने मुझे डांट कर चुप कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को कैसे यकीन दिलाता कि यह सब सही नहीं है, क्योंकि किसी की जान जाए उससे पहले इन्हें समझना होगा। उसी रात को खाना खाने के बाद जब मैं बाहर टहल रहा था तो चाचा जी मेरे पास आए और बोले, बेटा यह तुझे क्या हो गया है, तू पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया? क्या तुझे हमारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं? तुझे क्या लगता है कि हम तुझे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें क्यों मारेंगे भला? तब मैंने भी सीधे सीधे बोल दिया, पैसों के लिए। और किसके लिए? दादा दादी की जायदाद में 2 हिस्से हुए थे और उसमें एक हिस्सा हमारा था, एक हिस्सा आपका। मैं अपने माता पिता की एक ही संतान हूं, तो उस वजह से हमारा हिस्सा ज्यादा बनता है। लेकिन आपके 3 बच्चे हैं तो आपकी जायदाद के 3 हिस्से होंगे, तो बस इसी वजह से आपको इससे परेशानी है। और इसी के साथ ही मेरे पिता की काफी अच्छी नौकरी थी जिसकी उन्हें पेंशन आती है, और इसी के साथ ही उनका छोटा मोटा बिजनेस भी है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास आप लोगों से 4-5 गुना ज्यादा है। बस शायद इसी बात की आपको दिक्कत है। अगर ऐसे में मुझे कुछ हो जाता है तो यह सब तो आप ही का होगा ना। यह सुनकर चाचा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले,
तूने क्या हमें इतना नीच समझ रखा है कि हम 2-4 पैसे के लिए तेरी जान लेने की सोचेंगे? यह मत भूल, हमने तुझे गोद में खिलाया है। हम तेरी जान लेने का सोच भी नहीं सकते। मेरे लिए मेरे बच्चे बाद में है, लेकिन सबसे पहले तू है। इसके बाद वह रोते हुए वहां से चले गए। मुझे सब पता चल रहा था। यह सब सिर्फ घड़ियाली आंसू है, क्योंकि मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। उसी रात को मेरी माँ बाथरूम जाने के लिए उठी। जब वे बाथरूम के दरवाजे के पास आई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पास पीछे से कोई गया था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि शायद यह उनके मन का वहम है और वो बाथरूम चली गई। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर निकलने लगी तो उन्होंने पाया कि बाथरूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। यह देखकर उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा पता नहीं कैसे जाम हो गया था। ठीक इसी दौरान उन्हें अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे मानो कि टॉयलेट के अंदर से कुछ चीज बाहर आ रही हो। मेरी माँ इन सब से काफी ज्यादा घबरा गई और वह घबराते हुए टॉयलेट की ओर देखने लगी। ठीक इसी दौरान बाथरूम की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और इसी डरावने माहौल में मेरी माँ ने देखा कि एक काला सा भयानक हाथ उस टॉयलेट के अंदर से बाहर आ रहा था। यह सब देखकर मेरी माँ चीख पड़ी और जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। माँ की ऐसी आवाज सुनकर मैं फौरन उठ बैठा और बाथरूम की तरफ भागा। इसी दौरान मैंने पाया कि मेरे पापा और चाचा चाची भी बाथरूम की तरफ जा रहे थे। बाथरूम के पास आकर मैंने माँ के रोने की आवाज सुनी। हमने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हम सब लोग चिल्लाते हुए माँ को दरवाजा खोलने के लिए कहते रहे, लेकिन आज पता नहीं क्यों दरवाजा नहीं खुल रहा था और हर गुजरते समय के साथ उनके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। और एक समय ऐसा आया जब हमें बाथरूम में से कोई आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। बाथरूम में पीछे की तरफ एक खिड़की थी जो कि बालकनी की तरफ खुलती थी। मैं फौरन दौड़कर बालकनी की तरफ गया और उस खिड़की से बाथरूम के अंदर की तरफ आया। इन्हीं सब के दौरान मैंने पाया कि कोई काली सी चीज टॉयलेट के अंदर समा रही थी। उस समय मुझे समझते देर न लगी कि इन दोनों ने फिर से अपनी कोई चाल चल दी है और यह लोग अब दोबारा से मेरी माँ को अपना निशाना बनाने वाले थे। अगले ही पल मेरी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी मेरी माँ की तरफ गई। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और माँ को गोद में उठाकर कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर मैंने उन्हें होश में लाने की कोशिश की और कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो उन्होंने मुझे बताया कि बाथरूम के अंदर से कोई भयानक सी चीज बाहर निकल रही थी और उसे देखकर वह काफी ज्यादा डर गई और बेहोश हो गई। पता नहीं क्यों इन सब के दौरान मेरे चाचा काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि अगर यह सब इन्होंने किया है तो फिर ये इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मैंने अपने पिता से भी साफ साफ कह दिया कि मुझे माँ की जिंदगी के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए, इसीलिए कल के कल ही चाचा चाची को वापस उनके घर भेज दिया जाए। ये सब सुनकर पापा कुछ बोलते उससे पहले ही चाचा जी बोले, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी हो और वैसे भी हमारा बेटा भी अब ठीक हो चुका है, इसलिए हम कल के कल ही चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले गए। वहीं पापा मुझसे बहस करने लगे, लेकिन मैंने तो उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि दिखाई उन्हें भी सब दे रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों वह चुप थे। जब हम लोग एक दूसरे पर चिल्ला चिल्ला कर थक गए तो फिर मैं रसोई में चाय बनाने के लिए चला गया क्योंकि दर्द की वजह से मेरा सर फटा जा रहा था और अब माँ को इस हालत में छोड़कर सोना मुझे सही नहीं लगा। मैं रसोई में चाय बनाकर लेकर अपने कमरे में ही जा रहा था कि तभी अचानक मैंने चाचा चाची के कमरे से आई एक आवाज सुनी। उसमें चाची बोल रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब हमें इस लड़के को रास्ते से हटाना है तो फिर तुम बार बार इसकी माँ के ऊपर यह क्यों कर रहे हो। सीधे से यह इस लड़के के ऊपर करो और बात खत्म करो। यह सुनकर चाचा जी बोले, मैं यह सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह सब खुद ही हो रहा है। तुम्हें तो पता ही है
कि हमने एक ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करके रवि के ऊपर छोड़ा है। पता नहीं क्यों वह रवि का कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके माँ बाप भी उसके अपने हैं, इसलिए वह उसके माँ बाप को अपना निशाना बना रहा है। और अगर हमने समय रहते उस ब्रह्म राक्षस को इनमें से किसी के ऊपर नहीं छोड़ा होता तो फिर वह हमारे बेटे को खत्म कर देता। हमें कम से कम 1 हफ्ते तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी वह ब्रह्म राक्षस हमारा पीछा छोड़कर इन लोगों के पास जाएगा। और अब बस कैसे भी करके हमें 1 हफ्ते तक यहाँ पर और रुकना पड़ेगा। रवि को तो हमारे इरादों के बारे में पता चल चुका है, लेकिन हमारे भाई साहब थोड़े भोले हैं, उन्हें पता नहीं चला है, इसलिए हम उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। तुम बच्चे की बीमारी का बहाना करके थोड़े आंसू बहा देना, फिर देखना कमाल भैया कैसे हमें रोक लेंगे। मुझे यह सारी बात पता चल चुकी थी, लेकिन मैं इसका भरोसा अपने भोले पिता को कैसे दिलाता, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और अगर यही सब चलता रहा तो वह ब्रह्म राक्षस मेरी माँ को खत्म कर देता। मेरा कजिन काफी छोटा था और इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इन लोगों की वजह से उसे भी यह सब झेलना पड़ रहा था। इसलिए मैंने इस समय अपने दोस्त प्रकाश को फोन किया और उसे सारी बात बताई। तब प्रकाश ने ही मुझे आइडिया दिया कि अगर मैं इस ब्रह्म राक्षस को ही इस घर से हटा दूं तो फिर समस्या ही दूर हो जाएगी, और उसके बाद चाचा जी का क्या करना है वह मैं खुद ही देख लेता। मुझे यह बात ठीक लगी और उसके बाद अगले ही दिन मैं किसी तांत्रिक या बाबा को ढूंढने लगा, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन लोगों ने मेरे पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ पर 1 हफ्ते तक रहने की इजाज़त ले ली थी। मैंने इस बारे में कुछ किया तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी माँ को अब बहुत अजीब अजीब साए दिखाई देने लगे थे और इन सब से वह काफ़ी ज़्यादा घबराई सी रहती थी। ये सब देखकर एक दिन मैंने अपने पिता से कह दिया, मुझे पता नहीं क्यों यह सब कुछ सही नहीं लग रहा, माँ की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। ये सुनकर चाची जी बोली, उनकी हालत देखकर मुझे भी दुख होता है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर रहने की वजह से उन्हें इस तरह की परेशानी आ रही है, वरना वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, जब तक आप लोग यहाँ पर नहीं आए थे तब तक मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी। आप लोगों के आने के बाद से ही यह ऐसा बर्ताव कर रही है, और अचानक से ही आपका बेटा बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक हो गया। यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही, इसलिए मैंने एक पंडित से बात की है। वह कल के कल ही यहाँ पर आएंगे और इस घर में एक खास तरह की क्रिया करेंगे, और अगर इस घर में किसी ने कुछ किया है तो उसका भी पता चल जाएगा। यह सुनकर चाचा जी तपाक से बोले, मुझे यकीन नहीं होता बेटे कि मॉडर्न जमाने के लड़के होकर तुम इस तरह की बातें करते हो। अरे भूत प्रेत काला जादू जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मुझे तो लगता है कि ज्यादा अकेलेपन की वजह से ही यह पागल हो गई है। तब मैंने भी कह दिया, तो फिर आपका बेटा ठीक कैसे हो गया? कल तक तो वहां रहने की वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यह चल भी नहीं पा रहा था, और अभी देखो खेल कूद रहा है, वह भी बिना डॉक्टर की दवाई के। चाचा जी, आपको जो करना है करिए, लेकिन यह घर मेरा है और मैं यहाँ पर चाहे जो करूं मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं यहाँ पर पूजा पाठ करूंगा और इस घर में मौजूद हर किसी को उसमें बैठना पड़ेगा। चाचा जी को पता थी कि पिताजी इन मामले में कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने उस समय तो हाँ कर दी, लेकिन उनके दिमाग में था कि किसी भी तरह से वो लोग ये पूजा बंद करवा दें। वहीं दूसरी तरफ मैंने इन लोगों से झूठ तो बोल दिया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि पूजा तो करवानी ही पड़ेगी, तभी शायद कुछ बात बन जाए। मैंने पंडित जी से इस बारे में बात की और फिर उनका दिया हुआ सारा सामान प्रकाश को लाने के लिए कह दिया। मैं नहीं चाहता था कि पूजा का सामान घर में रहकर चाचा चाची के हाथ से खंडित हो जाए, इसलिए सामान पूजा वाले दिन ही प्रकाश से लिया। अगले दिन सुबह 9 बजे ही प्रकाश पंडित जी और पूजा का सारा सामान लेकर घर आ गया। यहाँ पर सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि चाचा जी को तो कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिल रहा था और उन्हें मजबूरन उस समय हवन में बैठना पड़ा।
हवन की अग्नि बार बार शांत हो रही थी, और इतना ही नहीं, बहुत सारे अपशकुन भी हो रहे थे। और इतना ही नहीं, जो पूजा का प्रसाद बनाया गया था उसमें कोकरोच भी मर गया था। जैसे तैसे वह हवन पूरा हुआ, और फिर हवन करने के बाद पंडित जी ने कहा, आपके घर में कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रेत आत्मा है। ये ऐसी वैसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा है। लेकिन वह इतनी आसानी से आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि शायद आपके घर में एक दिव्य शक्ति भी है जो आप लोगों की रक्षा कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से उस शक्तिशाली प्रेत आत्मा को निकालने की कोशिश करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। ये सुनकर मैंने अपने पिताजी की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि हमारे घर में कुछ ना कुछ तो है। अब आपको यकीन हुआ। वैसे पंडित जी, मुझे पता है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक मैं किसी को ढूंढता हूं तब तक आप मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए कोई धागा तो दे ही सकते हैं। पंडित जी ने कोई रक्षा सूत्र हम सभी के कलाई पर बांध दिया और कहा कि घर में तामसिक चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि मांस और मदिरा। उसकी वजह से यह धागा काफी समय तक चल सकता है। हम लोगों ने इस बात का ख्याल तो रखा था, लेकिन अब मुझे पता था कि मेरे चाचा चाची ऐसी कोई हरकत जरूर करेंगे जिससे कि यह धागा खंडित हो जाए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इन्हें जो करना है वह मैं इन्हें करने दूंगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसी कोई हरकत ना करें, और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको यह बात बताना भूल गया कि हम लोग मांसाहारी लोग हैं और नॉनवेज बहुत आराम से खा लेते हैं, इसलिए हमें नॉनवेज बनाने से कोई दिक्कत भी नहीं थी। और उसी दिन शाम को मेरे चाचा जी बाजार जाकर मछली ले आए। यह देखकर मेरे पिताजी बोले, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी ने कहा था ना कि जब तक यह धागा हमारी कलाई पर है तब तक हम नॉनवेज नहीं खा सकते, तो तुम फिर क्यों आज ही मछली ले आए? कम से कम कुछ दिन का सब्र तो कर लेते। यह सुनकर चाचा जी बोले, अरे भाई साहब, मैं कर लेता, लेकिन मुझसे भाभी की हालत देखी नहीं जा रही। देखो तो कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। ऐसे में अगर वह मीट मछली नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? मेरा बेटा भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं इन दोनों के लिए मछली ले आया, और मुझे नहीं लगता वह पंडित सही बोल रहा है। आप ही बताइए, आजकल के पंडितों पर भरोसा किया जा सकता है? ये सब सिर्फ पैसा खाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब छोड़िए, इस बात को मैं अपनी पत्नी से बोल देता हूं कि वह हम सबके लिए मछली बना देगी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पिताजी इतना सब देखने के बाद भी शांत कैसे बैठे हुए थे। उन्हें अभी तक उनके ऊपर शक नहीं हो रहा था, और शाम को जब मैं आया तो मुझे अपने घर में मछली की स्मेल आई। मैंने इस बात पर काफी ज्यादा हंगामा भी खड़ा किया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अरे बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, कभी कभार तो खाने में चलता है, और वह पंडित ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा। अब एक काम कर, तू भी हाथ धोकर बैठ और खाना खा ले। तब मैंने अपने पिता से पूछा, क्या आपने और माँ ने मछली खा ली? पिताजी बोले, नहीं बेटा, बस चावल बन रहे थे, इस वजह से हम लोग बैठे थे। अब चल, साथ में खा लेंगे। अच्छा है कि मेरे पिताजी ने अभी तक इस चीज को हाथ भी नहीं लगाया था, और मैंने इस समय अपनी माँ और पिताजी से कहा, आप दोनों को मेरी कसम कि बिना मेरे कहे मछली खाई तो यहाँ पर मैं सबको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग मेरे किए किराए पर पानी फेर रहे हैं। इन सब से पिताजी को गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, लेकिन वह मुझसे लड़ने के अलावा और क्या कर सकते थे? मैं उनका इकलौता बेटा था, और ऐसे में मेरी कसम तोड़ना उनके लिए संभव नहीं था, और इसीलिए मेरे माँ पिताजी ने तो मछली को हाथ भी नहीं लगाया। वहीं दूसरी तरफ मेरी चाची थोड़ी डर गई थी, क्योंकि अगर हम लोगों ने नहीं खाया और वह लोग खाएंगे तो कहीं इन सब का असर उनके ऊपर ना हो। लेकिन तभी मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया, और मैंने कहा, मैंने सिर्फ अपने माता पिता को मछली खाने से मना किया है, आप लोग शौक से खा सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है यह मुसीबत सिर्फ मेरे मम्मी पापा के ऊपर ही आई थी, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप लोग खाइए ना।
मैंने होटल से मम्मी पापा और अपने लिए पनीर की सब्जी और रोटी मंगा ली। मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि मैं मछली का छींटा भी हमारे खाने में ना पड़ने दूं। खाने के टेबल पर मैं उन लोगों के साथ ही बैठकर खा रहा था। मैं उनके ऊपर नजर रख रहा था कि वह लोग खा रहे हैं या नहीं, और यही देखकर उन्हें मजबूरी में खाना पड़ा। खाना खाते खाते उन्होंने मेरे पिता से कहा, क्या भाई साहब, कितने मन से मैं आपके लिए लेकर आया था और आप तो खा ही नहीं रहे हैं। देखो कितना ज्यादा हो गया है। यह सुनकर पिताजी बोले, हाँ लेकिन क्या करें, यह नालायक तो हमें खाने ही नहीं दे रहा और इसकी कसम भी हम नहीं तोड़ सकते। इकलौता बेटा जो है, अब तो लगता है कि शायद इसी वजह से यह इतना ज्यादा बिगड़ गया है। यह सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ना ही मैं कोई शराब सिगरेट पीता था, ना ही मेरी कोई बुरी आदतें थी। तो फिर कैसे इन लोगों ने मुझे यह कह दिया कि मैं काफी ज्यादा बिगड़ गया हूं। माँ बाप की बात अगर ना मानो तो माँ बाप तो बस बिगड़ैल होने का ही टाइटल थमा देते हैं। खैर, मैंने उन लोगों की बातों को नजरअंदाज किया और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात को मुझे चाची जी के चीखने की आवाज आई। यह सुनकर मुझे समझते देर न लगी कि इन लोगों ने जो गलती की थी उसका फल अब इन्हें मिलने ही वाला है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं तो मेरे चाचा चाची ने अपने बच्चों को नॉनवेज खाने नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यह मुसीबत उनके ऊपर ना आ जाए। खैर, उनकी चीख सुनकर मैं उनके कमरे में आया तो मैंने पाया कि चाची बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। यह देखकर मैंने पूछा, क्या बात है चाची जी, आप इतनी रात में रो क्यों रही हैं? आपने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह गुस्से में उठकर मुझे मारने लगी और मुझे मारते मारते बोली, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने अपने ऊपर पता नहीं क्या कर लिया है कि वह ब्रह्म राक्षस तुझे नुकसान नहीं पहुंच पा रहा, और अब वो मेरी जान के पीछे पड़ चुका है। यहां किस्मत से मेरे मम्मी पापा भी अब तक वहां तक आ चुके थे, और चाची जी के मुंह से यह सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन मैं बोलूंगा कि यह बहुत अच्छा हुआ कि उनके मुंह से निकला, क्योंकि कम से कम अब मेरे मम्मी पापा की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वह तो हटी। लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या बोल दिया है, और वह अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, मैं तो बस यह। चाची बोल ही रही थी कि तभी पापा बोले, अब तुम कुछ मत बोलो। मैं हमेशा से इस बात से परेशान था कि मेरे बेटे के साथ यह सब हादसे क्यों होते हैं, लेकिन कभी भी मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया कि इन सब में तुम लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपना माना था, लेकिन तुम लोग कहाँ हमें अपना मानते थे। मेरे बेटे ने मुझे हर बार समझाना चाहा, लेकिन मेरे ही आंखों पर पट्टी बंधी थी, जो मैं तुम्हारी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करता था। अब तुम लोग कल के कल ही यहां से चले जाना, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कुछ भी पहले की तरह रहेगा। चाचा चाची जी ने उनसे बहुत माफी मांगी, लेकिन मेरे पिताजी ने उन्हें माफ नहीं किया, क्योंकि उनकी गलती माफी के लायक नहीं थी। उन लोगों की वजह से मेरी माँ की जान जाते जाते बची थी, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की, और इस बार तो उन्होंने इतना भयंकर काला जादू किया था कि अगर मेरे ऊपर उस दिव्य शक्ति का हाथ नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगले दिन मेरे चाचा चाची वापस गांव चले गए। वह अपने किए की माफी मांगते रहे, लेकिन मेरे पिताजी ने उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं किया। उनके जाने के कुछ समय बाद मुझे एक साधु बाबा मिल गए, जिन्हें मैंने अपनी सारी बात बताई। मुझे भरोसा नहीं था कि चाचा जी इतनी आसानी से सुधरेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी तरह से अपना घर बनवा लूं, जिससे इस तरह की काली शक्तियों मेरे घर में प्रवेश ना कर पाए, और मैंने यही किया। उस क्रिया में हालांकि मेरा काफी पैसा लग गया, लेकिन उसके बाद से मुझे मेरे घर का माहौल काफी अच्छा लगने लगा था, और मेरी माँ भी अब पहले से काफी ठीक थी। इन्हीं सबके दौरान एक रोज लंच के समय मैंने प्रकाश से इस बारे में बात की। मैंने कहा, सच में यह किसी चमत्कार से कम नहीं। मेरे ऊपर इन लोगों ने कई बार काला जादू करने की कोशिश की,
लेकिन उसका मेरे ऊपर पता नहीं कैसे कोई भी असर नहीं हुआ, और शायद इसी की वजह से मेरी माँ भी बच गई। यह सुनकर प्रकाश बोला, याद है तूने हमारे यहाँ के एक त्योहार में भाग लिया था, और उस त्योहार में तूने बहुत ही श्रद्धा से परियों को बुलाया था। तो मुझे लगता है कि वह दिव्य शक्ति और कोई नहीं, वह परियां ही होंगी। उन्हीं की वजह से वह काला जादू तेरे ऊपर ज्यादा असर नहीं कर पाया। तूने इतनी श्रद्धा से उन्हें बुलाया था कि उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में तेरी रक्षा की। मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक हिसाब से तो शायद यह बात सच थी। सच कहूँ तो उस समय मेरा उनको बुलाने का कोई भी मकसद नहीं था। मेरे मन में यह बिल्कुल भी नहीं था कि पर यहाँ आकर मेरी रक्षा करेंगी, लेकिन उन्होंने सच में मेरी रक्षा की थी। मुझे सच में समझ नहीं आता कि अगर उस समय मैंने वहां जाकर इस त्योहार को मनाकर परियों को ना बुलाया होता तो क्या आज मैं जिंदा होता। यह बात सही है दोस्तों कि भारत में काफी सारे अंधविश्वास भी है, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी है जिनको हमें अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। और मैं खुद भी इस चीज को नहीं जानता कि रोला ने त्योहार में एक्चुअल में परियां वहां पर आती है या नहीं आती, लेकिन जिस तरह से रवि के साथ सभी चीजें हुई तो इतना तो यकीन हो ही गया है कि अगर परियां यानी वह दिव्य शक्तियां उसके साथ नहीं होती तो शायद आज हमारे बीच में रवि जिंदा ना होता, क्योंकि उसके चाचा चाची ने उसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि ब्रह्म राक्षस भी उसके ऊपर छुड़वा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी भयानक चीज है, और अगर किसी के ऊपर यह आ जाती है तो उसका बचना लगभग मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन साथियों, नामुमकिन तो नहीं है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ताकतें ऐसी होती है, कुछ दिव्य शक्तियां ऐसी होती है जो इन बुरी ताकतों को हरा देती है। तो हमेशा अच्छी चीजों को पकड़े रहे, अच्छाई के साथ बने रहे। इससे आपका ऑरा और मजबूत बनेगा, और एक पॉजिटिव होने की वजह से कोई भी बुरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलिए कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। आंचल जोशी पिंक सिटी, नीतू दास गुवाहाटी, अरमान मलिक, नेहा मलिक सोनीपत, पुष्पा राणा नागपुर, निहार सिन्हा मेघालय, अनीता खरवार गुजरात, राजेश्वरी साहू छत्तीसगढ़। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बहन ममता सहाय का भी धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।